वेलकम बैक विज और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स डायरी क्रिकेट का असली सीन। हमने शॉर्ट ब्रेक लिया था, ज़रा कॉफ़ी भी आ गई, हम भी ज़रा ताज़ा दम हो रहे थे और कुछ ताज़ा दम खिलाड़ी भी इस स्टूडियो में आ रहे थे और हमें ज्वाइन कर लिया है वंस अगेन द ऑलवेज स्माइलिंग फेस, हमारे ब्रिलियंट ब्रिलियंट एनालिस्ट एंड एक्सपर्ट रसनान हमदानी। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच आसिफ, थैंक यू वेरी मच। और मैं स्टार्ट आपसे करूंगा, दूसरी विकेट गिर गई। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे थे नेपाल वर्सेस इटली। पहला मैच श्रीलंका ने बड़े ही आसानी से, वो कहते हैं ना, खीर मलाई मैच उन्होंने जीत लिया। 100 से ज़्यादा रन से शिकस्त दी ओमान को। बट इस वक्त एक अच्छा मैच जारी है। 7 ओवर्स गॉन, 49 for 2 नेपाल एंड इटली हैव वन द टॉस एंड दे हैव ऑप्टेड टू फील्ड फर्स्ट। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? रिलाई किया इटली ने अपनी बॉलिंग पे, जैसे शायद मैसेज देना चाहते हैं कि शायद बॉलिंग उनकी स्ट्रेंथ रहेगी। हाउ एवर वी हैव टू सी कि किस तरीके की परफॉर्मेंस करते हैं। फ़िलहाल तो अगर देखा जाए तो ना ज़्यादा पलड़ा इनका भारी लग रहा है। 50 स्कोर कर लिया लेकिन 2 विकेट्स भी गिरा लिए। तो यहाँ से अब जो टीम अपॉर्चुनिटी पे कैपिटलाइज करेगी, वो चाहे बॉलिंग साइड है या बैटिंग साइड, वो टीम जो है स्ट्रॉन्ग होगी टुवर्ड्स द मिडल ऑफ द गेम। बाकी जो मैच पहला मक्खन मलाई जैसे आपने कहा हुआ है, मुझे ये मैच लगता है थोड़ा सा जो है कांटेदार होगा। और ऑल्दो कि इटली की टीम जो है नेपाल के आगे उतनी ज़्यादा शायद क्रिकेटिंग सेंस के अंदर स्ट्रॉन्ग ना समझी जाए, बट ये है कि मुझे लगता है अच्छा कंपटीशन देंगे वो। अच्छा कंपटीशन होगा। और गाइस, अभी ऑफ द कैमरा कुछ डिस्कशन हो रही थी और मैं चाहता हूं कि उस डिस्कशन में आपको शामिल कर लिया जाए, क्योंकि बात हो रही है क्रिकेट की। क्रिकेट पंडित्स क्या कहते हैं अबाउट मिसबाह-उल हक करियर, हिज इंक्लूजन इन ओडीआई टीम। उन्होंने जो फेम पाया वो टी20 क्रिकेट से पाया। अगर आपको याद हो 2007 के 2007 का जो टी20 वर्ल्ड कप था, उसमें तो मैचेस उन्होंने जितवाए, इवन फाइनल तक पहुंचाने में, और फाइनल को आखिरी ओवर तक पहुंचाने में भी मिसबाह-उल हक का किरदार था। स्टार्ट करेंगे अहमर भाई से। अहमर भाई, कैसे देखते हैं मिसबाह-उल हक के कैरेक्टर? सर मिसबाह-उल हक ने बड़ी अच्छे भी, जब तक मैं कैप्टनसी से उनकी एग्रीड नहीं हूँ, ही वाज क्वाइट अ डिफेंसिव कैप्टन। और वो जो डिफेंसिव माइंडसेट था हमारी टीम में जो इंट्रोड्यूस करवाया, वो थोड़ा सा मिसबा साहब ने करवाया था। लेकिन वैसे मिसबाह-उल हक बहुत अच्छे प्लेयर थे। मेरे ख्याल से मिसबा साहब को कोई 6-8 साल हमने लेट किया है। उनका जो प्राइम था ना, जिस ज़माने में 2000, 2001, 2 में 200, 220, 230, 40, 250 वनडे में स्कोर हुआ करता था। मेरे ख्याल से अगर उस टाइम मिसबाह-उल हक आते तो मिसबाह-उल हक बहुत रिकॉर्ड बनाते, बहुत रन्स बनाते और पाकिस्तान को बहुत मैचेस जितवाते। मिसबाह-उल हक से जब ये सवाल किया गया कि आप डिफेंसिव कप्तान थे, तो वो कहते हैं क्या मैं शोल्डर पे मिसाइल उठा के ले आता अटैक करने के लिए? क्या कहें? देखें, वो तो वो गुस्सा करने वाली बात है जवाब देना। आपको क्यों लगता है कि देखें, पाकिस्तान का खासा पूरी दुनिया को पता है फास्ट बॉलिंग था। मिसबाह-उल हक के दौर में एक ऐसा वक्त आया कि हमारे पास फास्ट बॉलर ही नहीं था। हम नया बॉल स्पिनर से करवाना शुरू हो गए जिस ज़माने में, और वनडे में हमारे पास फास्ट बॉलर्स ही नहीं थे, क्योंकि वो उनका एक डिफेंसिव माइंडसेट था। ओके जी, डिफेंसिव माइंडसेट था अकॉर्डिंग टू अहमद भाई। यही सवाल हम करते हैं नवाब भाई से। नवाब भाई, आप क्या कहते हैं? आपकी क्या राय है इसमें मिसबाह-उल हक की कप्तानी को लेकर? मिसबाह-उल हक की कैप्टनसी की अगर बात करें तो वो हमारा टाइम फास्ट बॉलिंग में भी हम काफ़ी पीछे चले गए थे। उसके अलावा मिसबाह-उल हक के टाइम पे अगर आप देखें, हमारी टीम में हम लोगों ने काफ़ी सीरीज़ जीती भी है। हमारे पास सईद अजमल थे, मोहम्मद हफीज़ थे, तो स्पिनर्स हमारे बहुत अच्छे थे उस वक्त में। और बड़ा हमारा कैप्टनसी मैं समझता हूँ टेस्ट मैचेस में वन ऑफ द मतलब बेस्ट कैप्टन कह सकते हैं कि उनके सक्सेस के रेशो देखा जाए तो। लेकिन मिसबाह-उल हक के बारे में आप ये कह सकते हैं कि वो जब बैटिंग करते थे तो लगता था कि ये 90s की टाइम की क्रिकेट हो रही है। गो के वो थ्रू आउट परफॉर्म करके पाकिस्तान टीम में आए हैं और उनकी एवरेज स्टैट्स भी बड़े अच्छे हैं। लेकिन उन्होंने मैच भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को हराया, लिमिटेड ओवर में, टी20 में भी और 50 ओवर के मैचेस में भी। दूसरा मैं एक और आपकी बारी आती है। मैं ज़रा अपडेट भी कर लूं कि नेपाल के आसिफ शेख आउट हो चुके हैं, लेकिन के आसिफ आपके साथ हैं स्टूडियो में, तो के आसिफ को एंजॉय करिए। आसिफ शेख की बैटिंग तो आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तीसरी विकेट गिर गई है। आते हैं ज़रा हमदानी साहब की तरफ। हमदानी साहब, बिकॉज़ यू हैव रेज्ड दिस पॉइंट अबाउट मिसबाह-उल हक, सो टेल मी हाउ डू यू सी हिज कैप्टनसी? एक तो सबसे पहली बात यह है कि जिसने भी पाकिस्तान से क्रिकेट खेली है और एक दफ़ा कलर पहन लिया, हम सब उनको भाई कहते हैं, बड़ा भाई समझते हैं, इज़्ज़त देते हैं। तनकीद का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम उनके साथ कोई बदतमीज़ी करना चाहते हैं। हाउएवर
ये आप सब मानते हैं कि कोई प्लेयर जो है T20 के लिए है, कोई टेस्ट के लिए है, कोई वनडे के लिए है। फिर फेज़ होता है प्लेयर का एक, वो 20 से 30 साल में अलग किस्म की क्रिकेट खेलता है, वो 30 से 35 में अलग किस्म की क्रिकेट खेलता है। अगर आप किसी बंदे को 32-33 में लाएं, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो वो जो 20 से 30 वाली क्रिकेट थी, जवानी वाली, एग्रेसिव, थोड़ा क्रिएटिव होना, वो शायद पीछे कहीं रह सकती है। मिसबा भाई के क्रेडिट के ऊपर बहुत सारी अचीवमेंट्स भी हैं, वो हम उनसे नहीं छीन सकते। टेस्ट के अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस की। मेरी अपनी ज़ाती राय में अगर मिसबा भाई को वनडे खेलना ही था तो वो ज़रा अर्ली शायद खेल जाते तो बेहतर था। जिस एज में उन्होंने वनडे खेला, वो जो उनकी अप्रोच थी टुवर्ड्स क्रिकेट, अहमद ने इतनी प्यारी बात की, हम जाने जाते हैं कि अटैक करेंगे शाहीनों की तरह। शाहीन क्यों कहते हैं? हम झपट के जो है अगली अपोजिशन को तितर बितर कर देने वाली जो हमारी बॉलिंग अटैक होता है, एग्रेसिव क्रिकेट है। क्रिकेट के बैटिंग के अंदर भी हम इसी वजह से जाने जाते हैं। तो वो जो अप्रोच थी उनकी, डिफेंसिव माइंडसेट, वो टेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़फुल था, लेकिन वनडे में वो उतना ही शायद इनफेक्टिव हमें नज़र आता था या यूज़लेस नज़र आता था। तो जहाँ मैं उनको क्रेडिट देता हूँ फॉर टेस्ट, वहाँ मुझे लगता है कि मिसबा भाई ने ओवरऑल थोड़ा सा प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ ये किया कि कैप्टन का काम सिर्फ मैचेस जीत के, रन्स करके, स्टैट्स बनाना नहीं है। उसने पैरेलल में साथ ही एक विजन के साथ टीम भी आने वाली नस्ल खड़ी करनी है। उनको एक विजन देना है कि हम क्रिकेट को इस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे या इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो वहाँ पे आई गेस काफ़ी ज़्यादा मुझे लैक नजर आया। सर मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ ग्रेट यासिर शाह को, शेन वॉर्न से बड़ा लेग स्पिनर दुनिया में नहीं आया मेरे ख्याल से। तो वो अगर लेग स्पिनर, ऑफ स्पिनर सब मिला लें तो मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट स्पिनर दुनिया में लेग क्लासिकल में गए। आप मुरलीधरन को तो ज़ाहिर बात है कंपैरिजन नहीं करते। मैं मुरली से भी ज्यादा रेट शेन वॉर्न को करता हूँ। शेन वॉर्न की एक स्ट्रेटजी होती थी कि ओवर द विकेट आके क्रॉस डिप करते थे बॉल, और बॉल को लेफ्ट हैंडर पे स्पेशली ऑफ स्टंप के बाहर से उसको अंदर लाते थे। जब आप इस तरह खिलाते हैं बैट्समैन को, तो आप उसकी दोनों एजेस को टेस्ट कर रहे हैं कि अगर ब्रेक होगी तो इनसाइड एज और आउटसाइड एज स्लिप भी। वेयर एज मैं देखता था कि जब भी यासिर शाह को मिसबाह उल हक इस टेस्ट मैच में भी लाते थे, तो वो लेग स्टंप, मिडल स्टंप से बॉल करते थे कि पहले वो डिफेंसिव जाते थे। मिसबाह उल हक का तरीका ये था कि मैं रन्स रोकूंगा, और बैट्समैन, दो अप्रोच होती है, एक होती है कि बैट्समैन गलती करके आउट हो, और एक अप्रोच होती है कि मैं उसको आउट करूं गलती करवा। तो मिसबाह उल हक की अप्रोच, दोनों अप्रोच एक जैसी होती हैं, लेकिन मिसबाह उल हक की अप्रोच होती थी कि गलती मैं बैट्समैन करे, हम मेक ना करें कोई प्लानिंग वाली विकेट। वेयर एज आप देखें जो अभी हमदानी साहब ने कहा कि विजन होता है, एक कप्तान जो होता है टीम को आगे लेके चलता है और अगले 10 साल के लिए कोई टीम बनाता है। आप और मैं सब कहते हैं कि 3 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीते जो बैक टू बैक, तो उसमें रिकी पॉन्टिंग एक बड़े कैप्टन थे। 99 जीता, फिर उन्होंने 2003 जीता, फिर 2007। हम सब कहते हैं रिकी पॉन्टिंग की जो ऑस्ट्रेलिया थी वो सबसे बड़ी थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को जो टर्न अराउंड किया ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को, वो करने वाले, वो बनाने वाले मार्क टेलर थे, जिन्होंने वो जर्नी स्टार्ट किया। मार्क टेलर के लगाए हुए पौधे जो है उनको परवान चढ़ाया स्टीव वॉ ने, और स्टीव वॉ के बाद जो उनका फल था वो तमाम का तमाम रिकी पॉन्टिंग की झोली में गिरा। ओके जी, अब मैं भी अपनी राय देता हूँ, और नहायत एहतराम से अहमद भाई और हसनैन भाई की इस बात से मैं इख्तलाफ करूँगा कि मिसबाह उल हक जो है कोई वो डिफेंसिव कैप्टन थे। मैंने उनको कई दफ़ा स्पिनर्स के साथ 5 फील्डर्स सर्कल में रख के बॉलिंग करते हुए देखा है कि आपको सिंगल नहीं दूंगा, आप बाउंड्री लगाते हैं तो लगाएं। यही तस्करा अहमद भाई भी कर रहे थे। दूसरी बात, मिसबाह उल हक को हमने कहना शुरू कर दिया टुक 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 टुक, क्योंकि हम एक शाहिद खान आफरीदी को शायद देख रहे थे कि शाहिद खान आफरीदी से हमारी कौम बहुत ज़्यादा मुतासर थी। वो आते थे, बेशक 3 गेंदों पर 10 रन बनाए, चौथी गेंद पे आउट हो जाते थे। तो वो माइंडसेट, शॉर्ट टेम्परामेंट हमारा भी हो गया। और मिसबाह उल हक जब बैटिंग करने आते थे, 40 पे 4 आउट हैं, 50 पे 5 आउट हैं, उसके बाद जाहिर है आके एकदम मेरा आसिफ भाई, आसिफ भाई एक सिर्फ सर ये तो सुन अमर भाई, आप सर एक ये यहाँ पे सवाल ले लें। ये जो चीज है ना, ये जो चीज है ना, सर ये सवाल, हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू सुना के दूसरे का, सर ये सवाल ले लें। सवाल ये जरूर मेरे बैक कंप्लीट तो कर सर, मैं यहीं पे 4 आउट, मिसबाह साहब को सारी दुनिया कहती रही कि उनकी टेक्निक अच्छी थी, डिफेंस अच्छा था, वो 1 डाउन क्यों नहीं आते थे, वो 6ठे नंबर पे क्यों इंतजार करते थे कि 4 आउट हो जाएं फिर मैं आऊं।